प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन तक कराया था, ठीक है। हाँ, ये करने आ रहे हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन गिरा था, जो फोटोन गिरा था सरफेस पे, उसके पास कितनी एनर्जी थी? एच न्यू। उसका एनर्जी का एक पार्ट तो निकलने में यूज हो गया, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, फाई नॉट। और दूसरा पार्ट क्या हुआ? चलने में यूज हुआ। अच्छा, आपको याद होगा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको याद होगा ई वी नॉट होता है। क्या होती है? तो हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू बराबर में फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालो तो क्या होगा? ई वी नॉट बराबर में एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी आपको? एच अपॉन में ई वी माइनस फाई नॉट अपॉन में ई। ये होगी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां से आ गया आपका, ठीक। अच्छा, हम एक फॉर्म जानते हैं जिसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगा। तो भैया y इक्वल्स टू में होता था एम एक्स प्लस सी होता था। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। m क्या है? स्लोप। और आपको बता दूं ये कांस्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल। और ये होता है आपका y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट या वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। ये भी बताता है। इसका जो आपने ग्राफ खींचा था 11 क्लास में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ये y था, ये x था, और ये हुआ करता था आपको y इंटरसेप्ट, और ये था इसका स्लोप। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं, तो भैया यहां पर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दी थी दोनों इक्वेशन में। तो यहां पर जो अगर ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन जो कि आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन है, और ये वाली इक्वेशन जो कि आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, अगर इन दोनों कंपेयर करो तो आपको पता है y की जगह पर यहाँ पर कौन लिखा हुआ है भैया? वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी आपको y की जगह पर क्या लिखना है? वी नॉट लिखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हुआ? डिपेंडेंट। अभी आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस साइड से कंपेयर करूं एम एक्स से, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एम एक्स, तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी है, वो कैसा प्ले कर रही है रोल? एक्स की तरह, ठीक है। अब देखो, अगर आप, मैं बोलूंगा, अच्छा, यहां पर अगर आप एक्स चेंज हो गए तो आपको पता वाई चेंज हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो आपको पहले से ही पता है, समझ गया। और वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलो इस इक्वेशन में देखते हैं। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बढ़ी तो उसको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, भैया बात करते हैं यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है एम, वो यहां के कांस्टेंट टर्म से इससे मैच कर रही है। तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा? एच अपॉन में ई होगा, ठीक है। और ये सी क्या है? वो आपको पता भी है, ये वर्क फंक्शन वाई इंटरसेप्ट है। क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। और ये क्या है यहाँ पर? इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो सी की वैल्यू जो होगी वो किससे मैच करेगी? माइनस पाई नॉट अपॉन में ए सी। अच्छा, ये बताता है कि भैया वाई की वैल्यू है, लेकिन कब? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसे ही ये बताएगा, क्या बताएगा? ये वाई है ना, जैसे ये वाई हमारा हमारा किसके बराबर है? वी नॉट किसके बराबर है? पाई के। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये वाई की ही वैल्यू होगा, यानी ये वी नॉट ही होगा। ये क्या होगा? वी नॉट ही होगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन जब आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। कुछ सोचो ना इसमें, देखो ये क्या है? वाई। ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट। लेकिन ये कब आता है? जब एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। देखो ना यहाँ पर सी की ये वाई इंटरसेप्ट है।
अगर मैं किसी भी पॉइंट को वाई एक्सिस पे लिख दूं तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो उसी प्रकार से अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में तो ये क्या होगा भैया, ये होगा तो यही स्टॉपिंग पोटेंशियल ही, लेकिन ये कब की वैल्यू होगी, जब आपकी इस फ्रीक्वेंसी यानी वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जैसे ही आप इसको 0 कर दोगे तो आपको पता है ना ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों आपस में बराबर रहेंगी। वैसे ही मतलब अगर आपको यहां पर भी इसको x को 0 करो तो y की वैल्यू क्या होगी, c के बराबर रहेगी, इसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। समझ गया। तो भैया अगर मैं जब ये सारी चीजें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे से पूरी तरीके से मैच कर रही है तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, इसके ग्राफ जैसा होगा। तो इसका ग्राफ हम यहाँ पे अलग से दे देते हैं। ये हो गया। तो y के यहाँ पे क्या लिखूं, b नॉट, क्या लिखूं, x के यहाँ पे क्या लिखूं, न्यू, और लाइन खींच दूं ऐसे। y इंटरसेप्ट ये क्या है भैया, y इंटरसेप्ट है, यानी ये, तो इसके यहाँ पे लिखो c के यहाँ पे क्या माइनस पाई नॉट अपॉन में e। ये क्या होगा भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है थ्रेशोल्ड से ही जो भी स्टार्ट होता है तो ये क्या हुआ, न्यू नॉट। और उसके बाद आपको पता है ये जो स्लोप होगा इसका, स्लोप किसके बराबर होगा, h अपॉन में e के बराबर। ठीक है भैया, h अपॉन में e के बराबर। अच्छा इस पॉइंट का मतलब क्या होगा, तो आपको पता है इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0, और स्टॉप y की जो वैल्यू है स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस पाई नॉट अपॉन में e आएगी। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं ये पॉइंट। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता जीरो फ्रीक्वेंसी पे किसी का एमिशन नहीं होगा, और जीरो फ्रीक्वेंसी पे एमिशन नहीं होगा तो उस वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो आपको कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आपने निकाला कैसे, आपने निकाला भैया थ्योरेटिकल। जैसे आपको पता है भैया फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक कम होगी, काइनेटिक कम हुई तो क्या होगा, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, खुद ब खुद कम हो जाएगी। ऐसे में कम करते करते फ्रीक्वेंसी को कहां ले आया, 0 पर ले आया। कहां पे ले आया, और जैसे फ्रीक्वेंसी को 0 पे ले आया तो भैया मैंने देखा कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कुछ है जिसका मतलब नहीं है, जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट वाली नहीं कर सकती। तो ये बताता है आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भैया। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर स्लोप की, तो स्लोप जो है आपका h अपॉन में e, और h क्या है, कांस्टेंट, e क्या है, तो यानी इस लाइन में ये जो लाइन है इसका स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं ये a के लिए बना रहा हूं तो आपको बता दूं b के लिए जो होगा, b के लिए जो अगर b मटेरियल है तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम तरीके से खींचेगा, और उसका y इंटरसेप्ट बोलो तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आपके फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। तो ये बी की बारे में बताएगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी इसका भी स्लोप क्या होगा, h अपॉन में e होगा, क्योंकि ना तो h की वैल्यू बदलने वाली है ना e की वैल्यू बदलने वाली है। नहीं, लाइन का स्लोप क्या होगा, चाहे a के लिए बनाओ, चाहे b के लिए बनाओ, चाहे c के लिए बनाओ, चाहे d के लिए बनाओ, सबका स्लोप क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा। बस कौन चेंज होगा, y इंटरसेप्ट, और कौन चेंज होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया। लेकिन आपको बता दूं ए बी सी डी में से ज्यादा फोटोसेंसिटिव कौन होगा, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये पहले निकाल दिया इसने इलेक्ट्रॉन को तो ये ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, ये सबसे देर में निकालना, ठीक है, सबसे कम फोटो सेंसिटिव है। बाकी आपको सुनना ही होगी, तो पूरा यही दिया हुआ है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट बताता है एक थ्योरेटिकल वैल्यू किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, जब आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। समझ गया भैया, इस चीज को ध्यान रखना। अभी एक बार आप देख लीजिए, कोई बात पूछ लीजिएगा, ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार देख लीजिए जल्दी से फटाफट। तो भी भैया जैसे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी, कह रहा है भैया कि फ्रीक्वेंसी निकालिए किसकी, फोटोन की, यदि उसकी एनर्जी क्या है 66.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो भैया एनर्जी क्या रखी है 66.3, मेगा बोले तो 10 की पावर 6, इलेक्ट्रोवोल्ट बोले तो 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। जूल में कन्वर्ट होगी। आपको पता है एनर्जी क्या होता है फोटोन की, एच न्यू। ये इसको एज इट इज लिख दीजिए, आपको न्यू निकालना तो क्या होगा, एज इट इज लिख करके एच से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा भैया आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको दे रखी है वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है तो आप कैसे निकालोगे, सी अपॉन में लैम्डा करके फ्रीक्वेंसी निकाल ली आपने, निकाल ली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कह रहे भैया फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे जो बात बताने आ रहा हूँ,
कि एनर्जी निकाली, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है, लेकिन ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। क्या आएगी? जब भी आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना है तो ध्यान रखना 1.6 इंटू 10⁻90 से अपने को क्या करना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आएगी फोटोन की वो किस में आएगी, इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। कह रहा है एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको दे रखी है। ठीक है, और पावर जो है वो कितना है, ये पावर है। पावर एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी फॉर 1 सेकेंड। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट या जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का मतलब होता है एनर्जी पर सेकंड। क्या है? तो इतनी एनर्जी पर सेकंड निकल रही है। अच्छा, इस एनर्जी में होंगे कौन, ये एनर्जी आई किस वजह से होगी, फोटॉन्स की वजह से। लाइट की एनर्जी होती है उसके अंदर प्रेजेंट फोटॉन्स की वजह से। ठीक है, तो ये ज्यादा फोटो मतलब फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वॉट वॉट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अपने को एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे। एक फोटोन की एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। क्या होता है, ये एक फोटोन की एनर्जी अपने को पता लगी। अपने को पता है 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकली है, और ये एनर्जी किससे मिलकर बनी होगी, फोटॉन। तो कह रहा है इसमें नंबर ऑफ फोटोन बताइए कितने होंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बंदा इतने किलो खाना खाता है, आपके घर में कुल खाना इतना रखा हुआ है, तो आपके घर में कितने बंदे हैं, कैसे पता लगेगा? वो जितना खाना रखा हुआ है डिवाइड बाय बंदा जितना खाना खाता है, डिवाइड कर लो। ऐसे ही एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, और कुल कितनी एनर्जी है 1 सेकंड की, इतनी। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको 1 सेकंड में, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड एमिटेड, कितने फोटोन्स निकल रहे पर सेकंड। तो भैया 1 सेकंड की एनर्जी हमें पता ही है, और एक फोटोन की भी एनर्जी पता, तो हम पर सेकंड की वो निकाल लेंगे, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसके अंदर सिंगल कलर हो। एनर्जी पर सेकंड कितनी रखी है, 66 जूल पर सेकंड। कह रहा 2 मिनट की कुल एनर्जी कितनी होगी, तो 2 मिनट की कुल एनर्जी क्या होगी, 1 सेकंड की एनर्जी है, 2 मिनट की क्या होगी, 120 गुणे में 66 जूल हो जाएगी, टोटल एनर्जी आ गई। कह रहा बताओ ये कुल एनर्जी जो मिलकर बनी है किससे मिलकर बनी है, फोटोन से। किससे मिलकर बनी है, आपको लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ से आपकी क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। एक फोटोन की एनर्जी आप कैसे निकालोगे, एच न्यू, ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई। आपको पता 2 मिनट में इतने एनर्जी निकल रही है, और एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो कह रहा 2 मिनट में कितने फोटोन निकलेंगे, 2 मिनट की एनर्जी डिवाइड बाय एक फोटोन की, कर लोगे। अगला क्या कह रहा है, एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कितना रखा है, इतना। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको पता है वर्क फंक्शन किसका बना होता है, एच न्यू नॉट का। तो न्यू नॉट क्या होगा, फाइव नॉट अपॉन में एच। फाइव नॉट की वैल्यू क्या रखी है आपको, इतनी रखी है, एच की वैल्यू जानते हो तो क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फोटोन आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ रखी है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, निकल आएगी, सी अपॉन में लैम्डा करके। इंसिडेंट और द मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रखा है, कितना रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, थ्रेशोल्ड कह रहा आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल्स टू एच, न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू करके सी अपॉन में लैम्डा। ये एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, एनर्जी आ गई। दूसरा कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक। तो आपको याद होगा मैक्सिमम काइनेटिक किसके बराबर होता है, ईवी के। किसके बराबर होता है, ईवी नॉट के। तो आपको पता है, ई तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वी नॉट आपको रखा है 0.54 वोल्ट। अच्छा, फाइव नॉट निकालना है, कैसे निकलेगा फाइव नॉट। फाइव नॉट के लिए एफ नॉट दिया होना चाहिए, लेकिन आपको एक वो भी नहीं रखा। तो आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए कि गिरने वाली एनर्जी जो होती है वो निकलने की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। गिरने वाली एनर्जी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये ना, ई लिख दो इसको। तो आपको क्या निकालना है, सॉरी फाइव नॉट निकालना। फाइव नॉट क्या होगा, क्या होगा, ई माइनस के आपने यहां से निकाल लिया, ये आपको ऑलरेडी ये निकला हुआ है आपका गिरने वाली एनर्जी। ठीक है, आगे देखते चलिए। कह रहे अलाइक जिसकी वेवलेंथ कितनी रखी है, वेवलेंथ रखी तो क्या निकाल लो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, कितना फोर्स फंक्शन है, 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट है, इतना इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक है भैया, आपने को निकालना है एनर्जी इन ईवी। तो भैया एक काम करो, वेवलेंथ रखी एनर्जी क्या होगा, सी सॉरी एच सी अपॉन में लैम्डा अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्यों किया, क्योंकि आपको पता ईवी में चाहिए एनर्जी, किसमें चाहिए,
इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए होती है तो उस एनर्जी को इससे डिवाइड करते हो। अच्छा काइनेटिक चाहिए, क्या चाहिए आपको, वर्क फंक्शन देखा है, टोटल गिरने वाली एनर्जी देखी है, तो आपको पता है गिरने वाली कुल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक है, तो काइनेटिक निकालना तो इसको यहाँ पे ला दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई वी नॉट के बराबर होती है, तो वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी, इसको इसके नीचे लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोडियम आपको दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वेव का ग्राफ कैलकुलेट आपको निकालिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, गुणे में 10 की पावर चौथा भी करना है आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऐसा सिंगल नंबर में नहीं होती, बहुत बड़ी होती है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या करें, वर्क फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, आपको फ्रीक्वेंसी पता लगी है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई नॉट इक्वल्स टू में एच एफ नॉट, एच आपको पता ही है, एफ नॉट की वैल्यू ये रही 4.5 गुणे 10 की पावर 14, हो गया, आंसर आ गया। कह रहा भैया आपको ग्राफ दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है, कैलकुलेट प्लैंक कांस्टेंट, क्या निकालना है, आपको पता है m इक्वल्स टू में h अपॉन में e होता है, क्या होता है, m क्या है, स्लोप, स्लोप बोले तो tan थीटा, वो क्या होगा h अपॉन में e के बराबर, तो h की वैल्यू क्या होगी tan थीटा इंटू में e, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में इंटू में e, परपेंडिकुलर क्या है ये रही, बेस क्या है ये रहा, यहां रखो e की वैल्यू आपको पता ही है 1.6, आ गया आपका क्वेश्चन। देखिए भैया ये खत्म हो गया, अब आता है भैया ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में देखिए भैया आइंस्टीन ने बोला, और सॉरी डी ब्रोगली ने बोला, कहा कि भैया जो लाइट होती है ना वो आपको पता वेव नेचर भी दिखाती है, कैसे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब वेव करेक्ट हो, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना है जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कम्पटन इफेक्ट हो गया, इसमें लाइट का पार्टिकल नेचर चलता है, तो इसका मतलब लाइट के दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसी प्रकार से क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, पार्टिकल के पास भी क्या होगा, वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा। वेव नेचर कब होगा, जब वो चलेगा, जब वो चलेगा तो भैया वहां पर एक वेव क्रिएट होगी जिसको हम कहते हैं मैटर वेव, जिसको आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ भी निकाला होगा, ठीक है, अभी फिर निकालेंगे हम, ठीक है। तो वो डी ब्रोगली वेवलेंथ ये बताती है कि भैया पार्टिकल जो है वो वेव करेक्टर भी कैरी करता है, और पार्टिकल के पास पार्टिकल करेक्टर तो होगा ही होगा, वो मारोगे अद्धा मारोगे तो सर तो फटेगा ही ना, इसका मतलब अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल। दूसरा जब वो चलेगा तो वेव बनाएगा, तो मैटर वेव होगी, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, वेव करेक्टर भी है। तो भैया यहीं से बात चल गई कि लाइट के पास दो करेक्टर होते हैं, लाइट के पास क्या होते हैं, फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब बताते हैं भैया लाइट का क्या नेचर है, वेव नेचर। लेकिन दूसरी तरफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कम्पटन इफेक्ट ये बताते हैं भैया लाइट क्या है भैया, पार्टिकल नेचर के, क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया लाइट के पास ड्वेल नेचर है, और कभी ये बिहेव करती है वेव की तरह, कभी बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। अब आते भैया डी ब्रोगली मैटर वेव, ठीक है। डी ब्रोगली ने कहा भैया कि मटेरियल पार्टिकल जो होता है जब वो मोशन में होता है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वेव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है भैया। क्योंकि इन्होंने दो तीन इस रीजन को कैसे बताया, तो इन्होंने बोला भैया कि इन्होंने कहा कि भैया जो फिजिकल क्वांटिटी होती है गवर्न होती है नेचर में, ठीक है, मास, जैसे मास और एनर्जी का हम देखते हैं, मास और एनर्जी, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी क्या होती है, मास में कन्वर्ट हो सकता है, यानी एक दूसरे के इक्विवेलेंस होते हैं, दोनों का कन्वर्जन एक दूसरे में हो सकता है, ठीक है। वो किस रिलेशन से पता लगा, इक्वल्स टू mc स्क्वायर से, ठीक है। और ये बता रही है भैया कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कंप्लीट इंटर कन्वर्जन है, मतलब वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है, वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है, इसका मतलब नेचर को क्या पसंद है, सिमेट्रिक पसंद है। इसलिए रेडिएशन के पास अगर वेव करेक्टर है तो इसका मतलब पार्टिकल के पास भी क्या होगा, वेव करेक्टर होगा। जब रेडिएशन के पास ड्वेल करेक्टर है तो पार्टिकल के पास भी क्या होगा, ड्वेल करेक्टर होगा, ठीक है, कि नेचर लव्स सिमेट्री, ठीक है भैया। अब आते हैं भैया कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं भैया। तो भैया आपको पता है एनर्जी, जो भी लाइट की स्पीड से चले उसके पास एनर्जी होती है mc स्क्वायर, और आपको पता है फोटॉन्स लाइट की स्पीड चलते हैं उनकी एनर्जी ऑलरेडी है एच नहीं होती है, दोनों एनर्जीज का मतलब क्या होंगे, फोटोन की ही है, तो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने क्या किया, mc स्क्वायर को mc डॉट सी लिख दिया,
और एच न्यू लिख दिया। एम सी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख दिया? पी और सी, और ये एच न्यू हो गया। तो पी इक्वल्स में सी को उधर ले आओ तो क्या हुआ? न्यू अपॉन में सी हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सी अपॉन में एफ होती है, सॉरी वेवलेंथ जो होती है सी अपॉन में एफ होती है। तो एफ अपॉन में सी क्या होगा? 1 बाय में एफ होगा, 1 बाय में लैम्डा होगा। अब देखो सी अपॉन में एफ लैम्डा होता है, तो एफ अपॉन में सी क्या होगा? 1 बाय में लैम्डा। तो ये क्या हुआ? ये फ्रीक्वेंसी है अपॉन में सी, एफ अपॉन में सी। एफ वैसे नहीं लिखा, न्यू लिखा होगा, समझ जाना। फ्रीक्वेंसी अपॉन में सी क्या होगा? 1 बाय में लैम्डा। तो ये क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या हो गया? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में। अच्छा, पी क्या था? मोमेंटम था, तो हमने मोमेंटम यहाँ पे एम पे लिख दिया। ये पर पार्टिकल हो गया। क्या हो गया? अब देखिए, और लाइट के लिए ये हो गया। अब एक चीज देखिए, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन वी फाइंड दैट द वेव्स मूविंग पार्टिकल, देखिए भैया वेव उसी से आती है जो पार्टिकल क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, जो पार्टिकल मूव करेगा, ट्रस्ट वाले पार्टिकल के साथ वेव क्रिएट नहीं हो सकती। अच्छा, तो हमने देखा वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के क्या है? इनवर्सली है। मोमेंटम क्या है? अब यहां से 2-3 बातें निकलेंगी। अगर मान लीजिए भैया मोमेंटम को हम 0 कर दें तो वेवलेंथ क्या होगी? बहुत बड़ी रहेगी। देखो, मोमेंटम के इनवर्सली का मतलब हो गया मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। और वेवलेंथ कम का मतलब होता है कि भैया वेव बन रही है, ये वेवलेंथ कम है ना। वेवलेंथ होती है क्या? क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी। तो भैया अगर मोमेंटम ज्यादा मतलब पार्टिकल बहुत तेज चले, पार्टिकल तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। तो आपको फाइनाइट वेव मिलेगी, आपको पता लग जाएगा हाँ ये वेव बन रही है। लेकिन अगर इसी मोमेंटम को मैं बहुत कम कर दूं, कब कम होगा? जब पार्टिकल बहुत स्लो चलेगा। और बहुत स्लो चलेगा तो ये वेवलेंथ क्या होगी? बहुत बड़ी बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपको दिख भी नहीं पाएगा कि वेव बनी है नहीं बनी है, आपको उसका वेव कैरेक्टर विजुअल नहीं होगा। और अगर मैं पार्टिकल को रोक ही दूं तो मोमेंटम क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा। और जैसे 0 होगा तो वेवलेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब होता है कि भैया एक क्रस्ट यहां पर है तो दूसरा क्रस्ट आपको कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर मिलेगा, आपको पता नहीं लगेगा वेव बनी है नहीं बनी है। इसका मतलब लाइट का वेव कैरेक्टर जब भी दिखता है जब वो बहुत तेजी से मूव करता है। वेव लेंथ छोटी होगी, आपको वेव मिलेगी बिल्कुल बराबर ऐसे ऐसे करके, आपको पता नहीं चलेगा वेव कैरेक्टर। समझिए भैया, वही लिखा हुआ है। This implies that waves are associated with the material और सारे पार्टिकल होंगे। जब वेव के पास क्या implies that the waves are associated with the material particle, है ना। जब वेव जो होती है वो मटेरियल पार्टिकल से भी एसोसिएट करती है, मतलब लिंक रहती है। ठीक है, टू बी एसोसिएट विद द डी ब्रोगली वेव्स द पार्टिकल नीड टू बी है, मतलब जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो, नीड नॉट हैव अ चार्ज। मतलब आपको पता है पार्टिकल कोई भी पार्टिकल हो सकता है, अब वो चल रहा है तब उससे वेव आ रही है, कौन सी वेव आ रही है? डी ब्रोगली वेव आ रही है। तो उसमें चार्ज पार्टिकल होने क्या हो सकता नहीं है, चार्ज हो या ना हो फिर भी क्या होगा भैया? वो वेव क्रिएट करेगा। यानी जो पार्टिकल के चलने की वजह से वेव आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? मैटर वेव कहते हैं। और मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी किससे आती है? चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से। यहां पर जो हम पार्टिकल है वो नॉर्मल पार्टिकल है, समझ गया, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी वो वेव को एसोसिएट कर रहा है, यानी उससे बनने वाली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नेचर की नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ठीक है। डी ब्रोगली वेव्स आर नोन एज मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? चार्ज पार्टिकल चाहिए। किसी भी पार्टिकल से आ जा रही है, बस वो पार्टिकल क्या होना चाहिए? चलना चाहिए, उसके पास खुद का क्या होना चाहिए? मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम नहीं होगा तो जो वेव बनाएगा वो इन्फिनिटी उसकी वेवलेंथ होगी, मतलब वेव बनेगी नहीं एक तरह से। ठीक है, मतलब काफी तेज चलना चाहिए, छोटी थे। अब आते भैया डी ब्रोगली की अलग अलग फॉर्म होती है। तो भैया देखिए, अगर हम एक पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल में छोड़ दे तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? ईवी। क्या आएगी? और इस ईवी की वजह से इलेक्ट्रॉन भागेगा, यानी क्या आ गई? काइनेटिक हाफ एमवी स्क्वायर। तो यहां सर हमने वी की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली? ईवी इक्वल्स में हाफ एमवी स्क्वायर, और यहाँ पर आपने 2 इधर लिया तो ये हो गया एमवी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू आ गई आपकी, समझ गया। जब वी की वैल्यू आपकी आ गई तो आपको पता डी ब्रोगली वेवलेंथ तो ये है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा है मैंने, ध्यान रखना। तो जो फॉर्मूला आएगा वो केवल किसके लिए वैलिड होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए, समझ गया। तो हमने भैया ये जो वी की वैल्यू आ रखी है ये ना यहाँ पर पुट कर दी, और जैसे ही पुट कर दी तो भैया आपने देखा कि भैया इस m को अंदर ले आओगे तो ये m बाहर था, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो m स्क्वायर होगा, ये और कैंसिल हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? H2EV और m। यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट h है, तो है, E है और M है। V बदल सकते हो आप, V बदलोगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या होगी? बदलेगी, बदलेगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो भैया मोमेंटम क्या होगा? बढ़ जाएगा, और वेवलेंथ क्या होगी? छोटी हो जाएगी, समझ गए।
तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? इस पे, पोटेंशियल पे। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा स्पीड, उतना ज्यादा मोमेंटम, और जितना ज्यादा मोमेंटम वेवलेंथ उतनी छोटी, मतलब आपको वेव विजिबल रहेगी। समझ में? दोबारा बोल रहा हूँ, डी ब्रोगली वेव के चलने बनने के लिए किसी प्रकार के चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता नहीं होती, वो मैटर से ही आता है, इसलिए से उसे न्यूट्रल वेव भी कहते हैं, उसको किसी प्रकार के चार्ज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, नॉर्मल पार्टिकल चलेगा फिर भी डी ब्रोगली वेव बनेगी। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना। इसको थोड़ा और सॉल्व किया मैंने अगले अगले पेज पे। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व किया मैंने, एम से एम को क्या किया, कैंसिल कर दिया, ये पूरा आ गया। जो कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, इन सबको लेकर के सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई? 12.26 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? क्योंकि हमने जो मास रखा है वो भी इलेक्ट्रॉन का, जो चार्ज रखा है वो भी किसका है? इलेक्ट्रॉन का ही है। तो ये इक्वेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड रहेगी। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी, मतलब वेव बनेगी। और पोटेंशियल जीरो कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो वेव बनाएगा ही नहीं। कौन सी वेव? मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस क्या होती है? बढ़ जाती है, तेजी से भागता है। यानी उसके पास, देखिए टेम्परेचर देने से एक एनर्जी आती है, इसको कहते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू होती है 3/2 kBT। 3/2 kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। वो क्या प्रोवाइड करेगी? इलेक्ट्रॉन को भगाएगी, तो क्या आएगा उससे? काइनेटिक। यहाँ से हमने सॉल्व किया, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी। अब उस वेलोसिटी की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। खैर ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने करा दिया आपको। ठीक है, काटा पीटी की तो एम से एम कैंसिल हो गया, आपका ये पूरा आ गया। यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। केवल टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगी? छोटी रहेगी, मतलब वेव बनेगी। ठीक है, और टेम्परेचर कम कर दोगे, 0 केल्विन कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा, उसके पास कोई काइनेटिक नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉन रुका, रुके वो पार्टिकल कभी मैटर वेव नहीं बनाता। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे। फिर क्या कह रहा है भैया? अगला टॉपिक कह रहा है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है भैया, किससे? पहले एक इलेक्ट्रॉन जो कि कितनी स्पीड चल रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv। इलेक्ट्रॉन का मास पता बोला, वेलोसिटी पता है, तो आप वेवलेंथ को निकाल सकते हो क्योंकि h की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा एक पार्टिकल से निकाला जिसका पार्टिकल का मास क्या रखा है? 1.5। अच्छा देखिए, हैवी पार्टिकल ना डी ब्रोगली वेवलेंथ कम बनाता है, पता क्यों? क्योंकि हैवी रहेगा तो मास ज्यादा, मास ज्यादा तो उसका मोमेंटम ज्यादा। मोमेंटम होता है एमवी, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली होता है, मास के भी डायरेक्टली होता है। तो मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा तो वेवलेंथ, समझ गया? मोमेंटम देखिए, मतलब हाँ सही, मैंने गलत बोल दिया। मास ज्यादा, मास वाली पार्टिकल भी अगर मूव करेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बनाएगा। ठीक है, और दिखेगी आपको, मैंने गलत बोल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर उसका मास रखो पार्टिकल का, उसकी वेलोसिटी रखो, सॉल्व करो तो आपका आंसर आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे बढ़ते भैया। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस में चल रहा है? 100। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल दे रखा है, तो आप सीधा ये लगाओ और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आपकी वेवलेंथ आ गई। आ गई? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? कह रहे भैया कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन। किसका मोमेंटम निकालना है? फोटोन, जिसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या रखी है? ठीक है भैया, आपको इतनी दे रखी है और गिवन एच की वैल्यू आपको दे रखी है, तो भैया फोटोन का मोमेंटम निकालना। तो यहाँ पर आपको पता भैया फ्रीक्वेंसी रखी है, फ्रीक्वेंसी को किसमें कन्वर्ट कर दो? वेवलेंथ में, सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ आ गई फोटोन की। अब हमें क्या निकालना है? इसका मोमेंटम निकालना। तो भैया आपको पता है फोटोन का मोमेंटम क्या होता है? लैम्डा पी इक्वल्स टू में एच अपॉन में लैम्डा। तो लैम्डा क्या होगा? पी निकाला ना, एच पता ही है, वेवलेंथ हमने यहाँ से निकाल ली है, तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। समझ गया? आगे बढ़ते हैं भैया। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखा है। तो कह रहा है एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा है। पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से क्या है? 3 टाइम्स ज्यादा है। कह रहा है दोनों की वेवलेंथ का रेशियो दे रखा है आपको इतना। तो कह रहा है भैया दोनों के मास का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? तो भैया आपको पता वेवलेंथ क्या होगी पार्टिकल की? जो होगी एच अपॉन में मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और इसकी वेवलेंथ किसके बराबर होगी? एच अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काटा पेटी करो भैया, तो ये रेशियो तो हमें दे रखा ऑलरेडी है। ठीक है, एच से एच कैंसिल हो गया। वेलोसिटी जो दे रखी है, वेलोसिटी का अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? वीपी अपॉन में वीई हो जाएगा ना।
ये क्या आएगा 3 आएगा, यानी इसका रेशियो भी हमें पता है और वेवलेंथ का भी रेशियो पता है, तो ये यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आपका आसानी से मास का रेशियो निकल आएगा। ये देखो इसका रेशियो हमें पता है, वीपी अपॉन में वी की वैल्यू 3 है, तो वीई अपॉन में वीपी की वैल्यू क्या होगी 1/3। भैया आप यहाँ से इस पार्टिकल की वैल्यू निकाल लोगे, मास का रेशियो। अच्छा मास निकालना है पार्टिकल का, ठीक है। तो अपने को क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 1 पॉइंट समथिंग 8 दे रखी है ना, इनटू में समथिंग है, बराबर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ पार्टिकल, और ये दे रखा है आपको 1/में, क्योंकि वी पार्टिकल अपॉन में वी की वैल्यू 3 है, तो उल्टा क्या होगा 1/3। तो भैया आपको ये निकालना पार्टिकल का, तो इसको इधर ले आओ एम पी, ये 1 इसको इधर ले आओगे, तो एम ई अपॉन में 1.8 इंटू में समथिंग है, इंटू में 1/3 है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, वैल्यू डालोगे आंसर निकलेगा पार्टिकल का मास। हाँ सारे एनसीईआरटी पी वाई क्यूज है, ठीक है। कह रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकंड ऑर्बिट, क्या होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट, समझ गया। एक्साइटेड स्टेट मतलब कि पहली ऑर्बिट को छोड़ करके सारी एक्साइटेड स्टेट होती है, समझ गया। केमिस्ट्री पढ़ी क्या, हाँ ठीक है। स्टेट्स हाइड्रोजन एटम कितना भैया, एनर्जी कितनी है, डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो काइनेटिक दे रखी है, यहां से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और उस वी की वैल्यू यहां पे डाल देंगे, आंसर आएगा, समझ गया। अब काइनेटिक दे रखी है इतनी है, मास अपने को पता ही है इलेक्ट्रॉन का, तो यहां से हम क्या निकाल देंगे उसकी वेलोसिटी निकाल देंगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां रख देंगे, मास तो अपने को पता ही है, बेटा पीटी करो आंसर आ गया। यहाँ पर मैंने वो क्यों लगाया इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू √26 अपॉन 12 अपॉन में 26 12 इंटू 12.26 अपॉन में √v क्यों लगाया, क्योंकि v की वैल्यू नहीं दी रखी मेरे को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, तो इसलिए वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता मैं। वहां पर वो जब ही लगा सकते जब वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेट करे। अगला क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है पार्टिकल की जब वो एक्सेलरेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट। अब यहाँ पे लगा सकते हैं आप फॉर्मूला, लेकिन अल्फा पार्टिकल है नहीं लगा सकते, कि अल्फा पार्टिकल है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है क्या। तो भैया कुछ नहीं करना, अपने को पता है भैया जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा, कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में क्या होती है ईवी होती है, क्या होती है। तो काइनेटिक से हमने क्या निकाली, यहाँ से आपने सॉल्व किया, काइनेटिक की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ना काइनेटिक की वैल्यू ईवी है, चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल पे 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90, तो अल्फा पार्टिकल उसको डबल चार्ज हुआ, तो 3.2 हो जाएगा, डबल कर दो, और ये पोटेंशियल देखा आपको 200 वोल्ट, पता लग गया काइनेटिक कितनी आ गई। अब देखो एक चीज है, आपको पता है वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला यूज किया मैंने, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कहीं से नहीं आया। आपको पता है काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी इक्वल्स टू में 2k अपॉन में एम हो जाएगा, देखो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो ना, तो ये डिवाइड में तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, वी स्क्वायर